A very warm welcome to all my dear students। हम लोग क्लास 12th चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को वीडियो के थ्रू स्टडी कर रहे हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 का एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड आता है कि नया कॉन्सेप्ट का मतलब ये कि अब तक हम लोगों ने जो भी स्टडी किया उसमें दो चार्ज के बीच में गैप हुआ करता था। अगर एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2 तो दोनों के बीच में सर्टेन गैप था, या अगर एक Q3 भी है तो Q1 और Q3 के बीच में कुछ गैप था। अब हम लोग स्टडी करेंगे एक ऐसा सिस्टम के बारे में जिसमें दो चार्ज के बीच में कंसीडरेबल गैप नहीं रहेगा। मतलब कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टॉपिक का नाम हम लोग अगर दे दें तो चार्ज को दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। एक डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़े हैं, कूलम्स लॉ यूज़ किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के भी केस में R दूरी हुआ करता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में भी दो चार्ज के बीच में 2L का गैप हुआ करता था। तो ये सारा डिसकंटिन्यूअस था। डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज द कंडीशन व्हेन देयर इज considerable gap between two charges। जब दो चार्ज के बीच में कंसिडरेबल गैप होगा तो उसे डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इसी का उल्टा बोल दो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस केस में दो चार्ज के बीच का गैप नेग्लिजिबल होता है। और कंटिन्यूअस तीन तरह से पॉसिबल है, या तो चार्ज एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से अरेंज होगा क्लोजली, तो इसे हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, जिसमें चार्ज का अरेंजमेंट लीनियरली होगा। और दूसरा, अगर चार्ज के पास लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो, जैसे इस पूरे पेज पर अगर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो इसके पास ब्रेथ भी है और इसके पास लेंथ भी है। मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो कंटिन्यूअस है, लेकिन
पूरे एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसे हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और अगर चार्ज के पास लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, उसके पास तीनों डायमेंशन मौजूद हो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और ऐसा केस में अगर चार्ज बिना कंसिडरेबल मतलब होता है जिसे माना जा सके कि हाँ इतना है, और इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा कि मान लो अगर थोड़ा बहुत स्पेस है भी दो चार्ज के बीच में, तो वो इतना कम है कि उसे नहीं माना जाएगा, कंटिन्यूअस लिया जाएगा। तो इस तरह का केस जिसमें चार्ज 3 डायमेंशन में अरेंज होगा कंटिन्यूअसली, इसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो हम लोग ब्रॉडली कह सकते हैं सीधा सीधा कि चार्ज का दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह से बांटा जा सकता है। अगर केवल लेंथ के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज अगर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और 3D स्पेस में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन 3 तरह के कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के होने के वजह से 3 तरह का चार्ज का डेंसिटी होगा। तो पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, जैसा कि आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट थिन वायर है 4 मीटर लंबा और कंटिन्यूअसली इस पर चार्ज अरेंज है। मान लेते हैं कि टोटल चार्ज 4 मीटर के लंबाई पर 20 कूलम है। तो मैं आपसे पूछूं 1 मीटर में कितना चार्ज, तो बहुत आसान जवाब, 4 मीटर में 20 कूलम तो 1 मीटर में 5 कूलम। इसे ही लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। मीन्स यूनिट लेंथ में जितना चार्ज हो जाए। अगर ये 4 सेंटीमीटर देता तो 1 सेंटीमीटर में 5 कूलम, उसको भी हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो चाहे 1 सेंटीमीटर में आप निकालो, चाहे 1 मिलीमीटर में निकालो, चाहे 1 मीटर में निकालो, 1 किलोमीटर में निकालो, यूनिट लेंथ में जितना चार्ज होगा उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे। एसआई सिस्टम में निकालेंगे तो 1 मीटर में ही निकालेंगे। तो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी
is defined as charge per unit length. Charge per unit length means linear charge density equal to charge by length. लेंथ से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? ताकि लेंथ अगर 1 मीटर ना है तो 1 मीटर बन जाए। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। चार्ज बाय लेंथ, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि अगर मैं इस केस का लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालूं तो चार्ज है 20 कूलम, लेंथ है 4 मीटर और हमको तो यहाँ 1 चाहिए, तो बना लो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, मतलब 5 कूलम का चार्ज 1 मीटर में। इसे ही क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। SI यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर। इट्स SI यूनिट इज कूलम पर मीटर। अगर वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन हो लीनियर का, तो आप सब जानते हैं अगर वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब dQ/dl कर देंगे, पूरे का बात नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग स्मॉल लेंथ में चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये वाला टॉपिक आपको बेहतर समझ में आएगा जब हम लोग इसका न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। फिलहाल एक सीधा सिंपल वाला मैंने बताया कि टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली मान लो एक ऐसा सरफेस है जिसमें चार्ज इसके एरिया में कंटिन्यूअसली डिवाइड है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये एरिया गिवन 4 मीटर स्क्वायर है और टोटल चार्ज 100 कूलम है। तो बताओ इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे यूनिट एरिया में जितना चार्ज हो। हिंदी में पहले याद रखा करो, फिर तो अंग्रेजी अपने आप कन्वर्ट कर जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब SI सिस्टम में बोलें तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा वो सोचो। तो 4 मीटर स्क्वायर के एरिया में 100 कूलम, तो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 25 कूलम। दैट विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को पहले डिफाइन कैसे करेंगे? तो बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर फॉर्मूला के टर्म में बात करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। सिग्मा से इंडिकेट करते हैं इसको, चार्ज बाय एरिया। सिग्मा इक्वल टू Q बाय A। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इसका डेंसिटी निकालना चाहे अगर हम
तो सिग्मा इक्वल टू 100 कूलम बाई 4 मीटर स्क्वायर, तो आ जाएगा 25 कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मान लीजिए एक क्यूब है जिसमें चार्ज पूरी तरह से उसके अंदर भरा हुआ है और इस क्यूब का वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब है और टोटल चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड 300 कूलम है। तो बताओ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज, यही सवाल हम खुद से पूछ लेंगे। तो 3 मीटर क्यूब में 300 कूलम, तो 1 मीटर क्यूब में 100 कूलम, तो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 100 कूलम पर मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेंगे कि इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको रो से इंडिकेट करते हैं, इसका सिंबल रो होता है। टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, चार्ज का यूनिट कूलम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब। और अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना होकर के वेरिएबल हो तब dq बाई dv का इस्तेमाल करेंगे, कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे। ये तो खैर न्यूमेरिकल में देखेंगे कैसे यूज होगा। तो इसका सरफेस, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गया 100 कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये 3 तरह का आपका चार्ज का डेंसिटी होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आइए अब हम लोग चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला बेस न्यूमेरिकल्स को ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 31.41 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी या कैलकुलेट सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो एक स्फीयर है, एक गोला है। इमेजिन करो कि एक बॉल है, क्रिकेट वाला बॉल है जो बचपन में खेलते होगे, प्लास्टिक वाला बॉल है। इसके सरफेस पर चार्ज कंटिन्यूअसली मौजूद है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके पूरे सरफेस पर, ये जो गोला है, इसके पूरे सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और टोटल चार्ज इस पर 31.41 माइक्रो कूलम है और इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो पूछा गया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, और यहाँ हो जाएगा टोटल चार्ज बाई
एरिया ऑफ स्फीयर कहलाएगा। एरिया ऑफ स्फीयर। तो टोटल चार्ज हमारे पास 31.41 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो में, और स्फीयर का एरिया 4 पाई, पाई के जगह पर 3.14 आर स्क्वायर। ये याद रखना, एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो रेडियस यहाँ सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और स्क्वायर का मतलब होता है कि इसको 2 बार लिखेंगे। और कैलकुलेशन तो अब आप लोग कई बार जानते हैं कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है। कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 10⁻³ कूलम पर मीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ए क्यूब of side 10 centimeter has charge 18 microcoulomb. Calculate surface charge density. एक क्यूब है। क्यूब आप लोगों ने देखा होगा लूडो में, जो पासा खेलते हैं, जो लूडो खेलते हैं उसमें पासा होता है, डाइस होता है, उसमें 6 फेस होता है। सभी फेस का लंबाई चौड़ाई एक समान, एक बराबर होता है। तो एक क्यूब है जिसके एक साइड का लंबाई 10 सेंटीमीटर, मतलब हर साइड का लंबाई 10 सेंटीमीटर ही होगा। मान लेते हैं एक साइड का लंबाई a, तो पूरा एरिया कितना हो जाएगा? तो एक साइड हो जाएगा a स्क्वायर, और ऐसा ऐसा 6 फेस होता है, तो बोलेंगे कि एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि साइड स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, और क्यूब में 6 स्क्वायर मौजूद होता है। तो इसी क्यूब के सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पूरे एरिया में कुल मिलाकर के 18 माइक्रोकूलम का चार्ज मौजूद है एज पर क्वेश्चन। तो पूछा गया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। एकदम सीधा फॉर्मूला पे डालेंगे, सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज बाय एरिया ऑफ क्यूब, क्यू बाय ए। तो चार्ज आपको दिया हुआ है 18 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6, और एरिया ऑफ द क्यूब 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर है। इसका स्क्वायर करने का मतलब है कि इसको हम लोग 2 बार लिख लेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और इसको कैलकुलेट करके सिग्मा फाइंड हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करके मुझे आंसर सेंड कीजिएगा। ये सवाल भी आप लोग खुद से बना करके भेजिएगा कि ए क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर हैज़ ए चार्ज ऑफ 12 माइक्रोकूलम, कैलकुलेट सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगला सवाल है, 2 स्फीयर्स हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी
if their radii are in the ratio 1:4, then calculate the ratio of charge। तरीका ये होना चाहिए कि आप पॉज कर दो वीडियो को, सवाल पढ़ो, हिंदी करो और सोचो कि आप क्या कर सकते हो। तब धीरे धीरे आप सीखते चले जाओगे। चलो, उम्मीद है कि आप लोगों ने ऐसा किया होगा। डायग्राम बनाते हैं। दो स्फेयर है एज पर क्वेश्चन, और स्फेयर का रेडियाई 1:4 के रेशियो में है। मतलब एक स्फेयर का रेडियस R1 अगर R मान लेंगे तो दूसरा स्फेयर का रेडियस R2 उसके कंपैरिजन में 4 गुना एज पर क्वेश्चन। लेकिन दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। मतलब इसका यूनिट एरिया लेंगे तो जितना चार्ज यहाँ मौजूद होगा इसके भी यूनिट एरिया में उतना ही चार्ज मौजूद होगा। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है। तो पूछा गया कि चार्ज का रेशियो क्या होगा। तो एक पर चार्ज Q1 ले लो, दूसरे पर चार्ज Q2 ले लो। बस अब ये कंडीशन आपको तो दिया ही है, तो बोलेंगे एज सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल σ1 इक्वल टू σ2। तो आप इस स्फेयर का डेंसिटी क्या लिखोगे? तो Q1 बाई एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई R स्क्वायर, और दूसरे का लिखेंगे Q2 बाई 4 पाई, और इसका रेडियस 4 गुना है तो 4R का होल स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, Q1 और Q2 का रेशियो चाहिए तो Q1 बाई Q2 को इधर ले आए, R स्क्वायर को इधर ले जाओ, R स्क्वायर और नीचे हो गया 4 का स्क्वायर 16 R स्क्वायर। क्लियरली चार्ज का रेशियो विल बी 1:16। एग्जाम्पल नंबर 5 है, टू स्फेयर्स हैव देयर रेडियाई इन द रेशियो 1:2। कंपेयर द सरफेस चार्ज डेंसिटी if the ratio of charge on them is 1:2। तो पहले आप पॉज करके खुद से सवाल पढ़ के ट्राई कर लीजिए। उम्मीद है ट्राई कर लिए होंगे। तो सवाल है कि दो स्फेयर है, एक का रेडियस अगर R है तो दूसरे का 2R लेना होगा, क्योंकि रेडियस का रेशियो 1:2 है, और चार्ज का भी रेशियो दिया है कि एक पर चार्ज अगर Q है तो दूसरे पर चार्ज इसका डबल है। क्लियरली 1:2 के रेशियो में चार्ज है। तो ऐसा मत सोच लेना कि जिसमें चार्ज ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। सोचो कि एक छोटा सा रूम में 50 लोग हैं और गांधी मैदान में, बहुत बड़ा मैदान में 100 लोग हैं, तो ज़्यादा आपका घना कहाँ होगा? 50 लोग वाले में कि गांधी मैदान वाले 100 लोग वाले में?
तो डेफिनेटली छोटा रूम में 50 लोग ज़्यादा कस्सम कुस्सी में होगा, ज़्यादा वो लोग का डेंसिटी होगा। तो केवल नंबर ऑफ पीपल डेंसिटी को डिसाइड नहीं करता है, बल्कि नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया डेंसिटी को डिसाइड करता है। सिमिलरली चार्ज के यहाँ डबल हो जाने से ये कंक्लूजन मत करना कि इसका डेंसिटी ज़्यादा होवे करेगा, जो आना होगा आएगा। तो मैंने यही क्लियर किया कि ज़्यादा चार्ज का मतलब ज़्यादा डेंसिटी नहीं होता है, बल्कि डेंसिटी को चार्ज पर यूनिट एरिया से मतलब होता है। तो देखो, इसका डेंसिटी सिग्मा 1 ले लो, तो सिग्मा 1 कितना हो जाएगा? चार्ज हो गया Q1 बाई एरिया हो गया पाई R1 का स्क्वायर, और सेकेंड वाले का डेंसिटी सिग्मा 2 ले लो, चार्ज हो गया Q2 और एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई R2 का स्क्वायर, और मुझे इन्हीं दोनों के चार्ज के डेंसिटी को कंपेयर करना है। तो आओ कंपेयर करते हैं। सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 है Q1 बाई 4 पाई R1 का स्क्वायर, सिग्मा 2 है Q2 बाई, तो ये ऊपर चल जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब जो गिवन है वो लिख लो। पहले तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, Q1 Q दिया है, R2 का वैल्यू सेकेंड वाले का रेडियस 2R, तो 2R का होल स्क्वायर बाई पहले वाले का रेडियस R, तो R का स्क्वायर, और Q2 का वैल्यू पहले के कंपैरिजन में दुगना 2Q, तो ये Q से Q कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 4 नीचे वाले 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, तो आंसर आएगा 2:1। मतलब आप देख सकते हैं कि पहले वाले स्फीयर का डेंसिटी डबल आएगा इन कंपैरिजन विथ सेकेंड वाले स्फीयर के। मीन्स यू कांट से कि जिसमें चार्ज ज़्यादा उसमें डेंसिटी ज़्यादा, बल्कि Q चार्ज इनफ था इतना R रेडियस के लिए कि डेंसिटी को डबल कर दे देन द सेकेंड वन। एग्जाम्पल नंबर 6, 2 spheres of radius 10 centimeter and 40 centimeter have the same volume density of charge. Find the ratio of charge on them. इस बार जो चार्ज है पूरा स्फीयर के अंदर भरा हुआ है, उसके सरफेस पर केवल नहीं है। तब तो सवाल में पूछा गया है वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। पॉज करो, ट्राई करो। उम्मीद है ट्राई किए होगे। तो इसको पहले फिगर में कन्वर्ट कर लेते हैं कि 2 स्फीयर है, एक का रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर है तो दूसरे का रेडियस 4 गुना है 40 सेंटीमीटर है, और दोनों पर वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज सेम है। मतलब जो इसका डेंसिटी होगा सिग्मा 1, वही रो 1, वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेकंड वाले का होगा रो 2 एज पर क्वेश्चन, और चार्ज पूरा वॉल्यूम में भरा हुआ है। तो चार्ज का हमें
रेशियो निकालना है। तो पहला वाले पे Q1 चार्ज मान लो और दूसरा पे Q2। तो बस ये क्वेश्चन में सरफेस चार्ज डेंसिटी ना करके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डील किया है। तो बोलेंगे ρ1 इक्वल टू ρ2। ρ1 हो जाएगा Q1 बाई 4/3 पाई R1 का क्यूब और दूसरे वाले का डेंसिटी Q2 बाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R क्यूब। याद रखिएगा जिनको नहीं याद है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई R क्यूब। तो हमको तो चार्ज का रेशियो चाहिए Q1 बाई Q2। तो R1 इधर आ गया, R1 बाई R2 और होल का क्यूब कर दिया मैंने, क्योंकि R1 का भी क्यूब है और R2 का भी क्यूब है। रेडियस R1 10 सेंटीमीटर, R2 40 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट भी करेंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कट जाएगा, सेम यूनिट है। तो ये 1:64 आ जाएगा, 1/64, जिसको 1:64 यही आपके चार्ज का रेशियो होगा। अगला सवाल CGS सिस्टम का दिया है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं, सेम फॉर्मूला यूज होता है। कैलकुलेट द चार्ज on a body of surface area 100 centimeter square if it has surface density of charge 5 stat coulomb per centimeter square। तो चार्ज का डेंसिटी दिया है 5 स्टैट कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं अगर तोड़ कर पढ़ूं तो ये पढ़ूंगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 5 स्टैट कूलम, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 500 स्टैट कूलम। अरे फॉर्मूला से तो बनता है, लेकिन फॉर्मूला से पहले कॉन्सेप्ट जो इतना आप थोड़ो सीख रहे हो उसको इस्तेमाल करना सीखो। तो 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर के एरिया में आपको 5 स्टैट कूलम है, तो जितना भी सेंटीमीटर के स्क्वायर के एरिया में पूछिएगा मल्टीप्लाई कर देंगे। अदरवाइज फॉर्मूला तो है ही है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी 5 स्टैट कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर and area is 100 centimeter square. So charge on the body will be 500 stat कूलम। और आप सब जानते हैं कि स्टैट कूलम CGS यूनिट ऑफ चार्ज है ESU के कैटेगरी में। अगला एग्जाम्पल है, 2 spheres have equal charges. Calculate the ratio of surface charge density if the ratio of volume charge density is 1:8। पॉज कीजिए, सोचिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने सोचा होगा। इससे पहले कि मैं फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्ट बनाऊं, आइए थोड़ा ब्रेन को डेवलप करते हैं। क्वेश्चन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 1:8 दिया है और बोला है कि दोनों पर चार्ज तो बराबर है।
मतलब अगर एक स्फेयर पे Q मानेंगे तो दूसरे पे भी Q ही मानेंगे। लेकिन सोचो कौन सा स्फेयर का रेडियस ज़्यादा है और कौन सा का कम। तो बोलेंगे सर सेकेंड वाले का डेंसिटी 8 गुना है और चार्ज दोनों में सेम है, ज़रूर सेकेंड वाला छोटा रहा होगा। मतलब ये जो स्फेयर है ना, इसका रेडियस R2 लेंगे और इसका रेडियस R1 लेंगे। भले आपको फिगर नहीं बनाने के लिए बोला गया है, लेकिन थोड़ा हम लोग सेंस को डेवलप करते, सिर्फ फॉर्मूला पे पुट करके आंसर लाना सीखोगे तो फिर कठिन क्वेश्चन में आपका ब्रेन वर्क नहीं करेगा। तो प्रैक्टिस सिंपल क्वेश्चंस के साथ ही स्टार्ट किया जाता है। आई अगेन रिपीट, डेंसिटी दिया था 1:8, मतलब सेकेंड वाले स्फेयर का डेंसिटी ज़्यादा है। तो सोचो अगर 50-50 दो लोगों का ग्रुप है और दो रूम में उन लोगों को डाला, एक रूम में 50 लोग गया, वहाँ का डेंसिटी ज़्यादा, पूरा एकदम कसम कुर्सी धक्का मुक्की हो रहा है, और दूसरे रूम में 50 लोग गया, वहाँ एकदम फैल कर सब बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस रूम में फैल के बैठा हुआ है ज़रूर उसका वॉल्यूम बड़ा होगा, उसका डेंसिटी कम हो गया, और जिस रूम में कसम कुर्सी है ज़रूर उस रूम का डायमेंशन छोटा होगा, वॉल्यूम छोटा होगा, तो उसका डेंसिटी ज़्यादा हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल दोनों 85 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सिमिलरली यहाँ चार्ज आपको इक्वल भरा गया, लेकिन एक का डेंसिटी 8 गुना पहले के कंपैरिजन में, मतलब दूसरे वाले का साइज छोटा रहा होगा। समझे तो ठीक, नहीं समझे तो इग्नोर करके बढ़ सकते हो आगे, लेकिन समझने की कोशिश करना चाहिए। तो पहला स्फेयर पर चार्ज Q, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरा पे भी सेम चार्ज। रेडियस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन डेंसिटी का रेशियो दे रखा है। डेंसिटी का रेशियो आपको ρ1 और ρ2 का रेशियो आपको दे रखा है 1:8, मतलब 1/8। एक का डेंसिटी मैंने ρ1 ले लिया तो दूसरे का ρ2 ले लिया, और आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, चार्ज बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 πr³। सिमिलरली चार्ज बाय 4/3 πr³। तो आइए डेंसिटी का वैल्यू यहाँ डालें, तो ρ1 के जगह पे डालेंगे Q1, ρ1 के जगह पे डालेंगे Q1 बाय 4/3 πr1 का क्यूब डिवाइडेड बाय ρ2 है, तो ρ2 के जगह पे डालेंगे Q2 और 4/3 πr2 का क्यूब ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू 1:8। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, देख लो। डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता है, बस मैंने लिख डाला। तो 4/3 पाई कैंसिल, क्योंकि चार्ज इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, Q1 इक्वल टू Q2, तो Q और Q भी कट जाएगा, तो रेडियस का रेशियो आया R2/R1 का होल क्यूब। क्योंकि R2 का भी क्यूब है, R1 का भी क्यूब है, तो मैंने इसका होल क्यूब ले लिया।
इक्वल टू 1/8। तो R2/R1 कितना होगा? रेडियस का रेशियो निकल गया हमें। कैसे? देखो, ये हो गया 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो LHS में, और 8 को लिख सकते हैं ना 1/2 का होल क्यूब। 8 को लिखा जा सकता है, तो LHS में भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1/2 का क्यूब मतलब 1/8, वही काम RHS में भी कर दिया, तो ये कैंसिल। तो आप देख सकते हैं R2/R1 का रेशियो 1:2 आया। मीन्स कि R1 इक्वल टू 2R2 आया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि R1 इक्वल टू 2R2 आया, और आना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग कॉमन सेंस से लेके चले थे कि R1 का रेडियस बड़ा होगा देन द R2। तो जो सोचा था उससे मैच किया। आइए, लेकिन सवाल है सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के हेल्प से रेडियस का रेशियो हम लोग निकाल लिया। ये निकाला कि एक का रेडियस जिसका R2 लिया, और एक का रेडियस R1 लिया, और चार्ज तो मेरे पास बांटने के लिए दोनों में एज पर क्वेश्चन सेम है, और हमें निकला R1 इक्वल टू 2R2। ये हमारा पीछे इक्वेशन निकल के आया था। तो इस बार उतना ही चार्ज को इसके सरफेस पर सजा दिया जाए, तो अब तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। तो पूछा गया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या होगा। तो इसका डेंसिटी सिग्मा 2 और इसका डेंसिटी सिग्मा 1। तो आइए रिक्वायर्ड आंसर निकालते हैं। डेंसिटी का रेशियो चाहिए, तो सिग्मा 1/σ2। सिग्मा 1 आप सब जानते हैं Q1/4πR1 का स्क्वायर, सिग्मा 2 Q2/4πR2 का स्क्वायर। तो सिग्मा 1 के जगह पे लिख सकते हैं Q1/4πR1 का स्क्वायर, और सिग्मा 2 के जगह लिख सकते हैं Q2, ऊपर चल जाएगा 4πR2 का स्क्वायर। तो क्योंकि चार्ज तो सेम है, एज पर क्वेश्चन कैंसिल हो गया, चार्ज तो कंजर्व रहेगा। 4π कैंसिल, तो हमारे पास आया R2/R1 का होल स्क्वायर। और आप देखोगे अगर, तो आपको R1 R2 के टर्म में ऑलरेडी निकला हुआ है कि R1 का वैल्यू 2R2 है। तो हमने वैल्यू पुट कर दिया। R1 और R2 में जो रिलेशन हमारे पास आ चुका है, R2 से R2 कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर 4। इसका मतलब अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपका 1:8 था, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो 1:4 आएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 है, ए चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 0.7 कूलम पर मीटर स्क्वायर
when its charge is increased by 0.44 coulomb, the charge density increases by 0.14 coulomb per meter square. Find the radius of sphere. Also calculate initial charge on it. तो पॉज कीजिए, सोचिए, ट्राई कीजिए। आओ, उम्मीद है आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। सवाल को कम से कम कुछ ना हो तो हिंदी करो, फिगर बनाने की कोशिश करो, कंप्लीटली देखते मत चले जाइए। तो एक चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर है, तो चलो बाबू एक स्फेयर बना लेते हैं। इस पर चार्ज है, कितना चार्ज है ये दिया हुआ नहीं है, ना इसका रेडियस दिया है। तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस r है और इस पर शुरू में चार्ज q मान लेते हैं, इनिशियल चार्ज q। तो अभी आप डेंसिटी का कम से कम फॉर्मूला तो लिख ही सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल चार्ज डेंसिटी। तो इनिशियल चार्ज डेंसिटी हो जाएगा सिग्मा 1 इक्वल टू चार्ज Q और एरिया 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और क्वेश्चन में आप सिग्मा 1 दिया हुआ भी है वैल्यू के शुरू में डेंसिटी 0.7 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। आगे सवाल में क्या लिखा, अब चार्ज को इंक्रीज कर दिया गया 0.44 कूलम से, मतलब जो भी चार्ज था इसमें और चार्ज डाला गया 0.44 कूलम का। तो जाहिर सी बात है, आप जब उतना ही एरिया में ज़्यादा चार्ज को डालोगे तो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी तो बढ़ जाएगा, और ये बढ़ा है 0.14 कूलम पर मीटर स्क्वायर से। तो अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में बोला गया कि जब इस स्फेयर में चार्ज हम 0.44 कूलम से बढ़ा दिया, मतलब अब इस पर चार्ज पहले से ज़्यादा हो गया। पहले अगर Q था तो अब Q प्लस 0.44 कूलम हो गया, और इसका डेंसिटी सिग्मा 2 0.14 नहीं दिया है, इतना से डेंसिटी बढ़ गया। तो पहले जो डेंसिटी था सिग्मा 1 उसमें 0.14 इंक्रीज कर गया डेंसिटी। तो अब इसका भी हम लोग केस लिख सकते हैं कि सेकेंड केस में सिग्मा 2 इक्वल टू चार्ज अब इस पर 0.44 प्लस इनिशियल चार्ज, और एरिया तो बदलने वाला स्फेयर का है नहीं, 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गया। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कम से कम r और r वाला हिस्सा तो कट जाएगा, अननोन में केवल q बचेगा, क्योंकि सिग्मा 1 पता, सिग्मा 2 भी पता। अगर सिग्मा 1 का वैल्यू डाल देंगे तो आप कैलकुलेट करो। मान लो आप यहाँ तक नहीं बना पाए, फिर आप पॉज करो, मैंने जो बोला उसके ऊपर फिर वर्क करो, खुद को सवालों में उलझाओ। जितना ज़्यादा उलझाओगे
उतना पढ़ाई तुम्हारा सुलझेगा। तो अब डिवाइड कर दीजिए 2/1 को, तो 2 है सिग्मा 2 सिग्मा 1, 2 है Q प्लस 0.44 बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और 1 है हमारे पास Q, और ऊपर चल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल। सिग्मा 2 कितना लिखे बाबू, तो सिग्मा 1 प्लस 0.14 मतलब 0.7 था पहले, उसमें 0.14 बढ़ गया, ये सिग्मा 2 हो गया। सेकेंड का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेकेंड केस में, इनिशियल में सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना था, तो 0.7 था, इक्वल टू Q प्लस 0.44 डिवाइडेड बाय Q। इसी इक्वेशन को Q के लिए सॉल्व करना है, और ये भी बहुत आसान है, और मैं कर देता हूं। 0.7 में 0.14 जोड़ोगे तो 0.84 बाई 0.7 आएगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 0.84 बाई 0.7 इस तरफ, Q प्लस 0.44 बाई Q, डेसिमल के बाद एक नंबर तो ऊपर में 10 चला गया, डेसिमल के बाद 2 नंबर तो नीचे में 100 आ गया। ये कटेगा 12 बार में, 12 7 84, एक 0 से एक 0 कट गया, 12 बाई 10 मतलब 1.2, और Q को भी मैं इधर ले आता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1.2 Q इक्वल टू Q प्लस 0.44। इस Q को अब इधर ले जाओ तो 1.2 Q माइनस Q इक्वल टू 0.44। Q कॉमन ले लेंगे, 1.2 माइनस 1 इक्वल टू 0.44। 1.2 में 1 जाएगा, 0.2 इक्वल टू 0.44। Q इक्वल टू 0.44 बाई 0.2। डेसिमल हटेगा ऊपर में 10, डेसिमल हटेगा नीचे में 100, एक 0 से एक 0 कैंसिल, ये 22 बार में 22/10 2.2 कूलम is the initial charge on the given sphere। रेडियस भी निकालना था, तो हम लोग किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अगर फ्रॉम 1 से बात करें तो 1 हमारे पास था सिग्मा 1 इक्वल टू Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को इधर ले जाओ, इधर रूट में चल जाएगा, Q बाई 4 पाई सिग्मा। आइए वैल्यू डाला जाए तो Q हम लोग निकाल चुके हैं 2.24 पाई का वैल्यू 22/7, और सिग्मा शुरू वाला केस है तो 0.7। डेसिमल के बाद एक नंबर ऊपर भी एक नंबर कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, तो कैलकुलेशन भी बड़ा ही आसान था। 1 बाई नीचे में √4 बाहर आएगा तो 1/2, 1/2 मतलब 0.5 मीटर, मतलब जो स्फेयर है हमारा वो आधा मीटर के रेडियस का मौजूद है। एग्जाम्पल नंबर 10 है 64 ड्रॉप्स
of radius 0.02 meter and each carrying charge 5 microcoulomb combined or coalesce to form bigger drop, how the surface charge density will change? इससे पहले कि मैं इस सवाल को डिस्कस करूं, मैं ये बता दूं कि आने वाले वक्त में सेकेंड चैप्टर में इस टाइप का कम से कम 5-6 सवाल और रहेगा। तो आप इस सवाल को इतना बेहतर सीख लो कि आने वाला फ्यूचर में वो 5-6 टाइप का अलग अलग फॉर्मूला पे जो क्वेश्चन होगा वो खुद आपसे बनने लगेगा या कई गुना बेहतर समझ में आ जाएगा बहुत जल्द। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आगे के कई क्वेश्चन का हिंट है, ध्यान देना। 64 ड्रॉप्स है, हर एक का रेडियस 0.02 मीटर और हर एक पर चार्ज भी सेम है 5 माइक्रोकूलम। सारा कंबाइन किया। कंबाइन का दूसरा अंग्रेजी वर्ड होता है कॉलेस। कॉलेस का मतलब होता है कि एक साथ आया और आ करके एक बड़ा सा ग्रुप बनाया। टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, तो बताना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी किस तरह से चेंज करेगा। आओ मैं आंसर बताता हूं तो क्वेश्चन अपने आप एक्सप्लेन्ड हो जाएगा। देखो, आपका सवाल है कि 64 स्मॉल ड्रॉप है, तो चलो मैं फिगर के हेल्प से मैंने आइडेंटिकल ड्रॉप्स बनाया और n ड्रॉप्स का संख्या 64 है। हो सकता है कि एग्जाम में 125 ड्रॉप दे दे, 27 ड्रॉप दे दे, वो ऐसा ही जनरली देता है कि क्यूब में आए। क्यों, पता चलेगा भी आपको। तो और हर एक ड्रॉप का रेडियस सेम है, तो मैं वैल्यू का यूज नहीं करा, मैं बिना वैल्यू के आपको बनाना सिखा रहा हूं। तो हर एक का रेडियस स्मॉल आर मान लिया मैंने। हर एक का रेडियस स्मॉल आर, आर का वैल्यू 0.02 मीटर है, काम नहीं पड़ेगा इसमें। हर एक पर चार्ज 5 माइक्रोकूलम है, तो हर एक पर चार्ज मैंने Q मान लिया एज पर क्वेश्चन। तो चलो, इतना तो सवाल का पहला लाइन हुआ कि ऐसा ऐसा 64 ड्रॉप है, हर एक का रेडियस स्मॉल आर ले लिया, हर एक पर चार्ज स्मॉल Q ले लिया। एक पर तो आप डेंसिटी अभी बता सकते हो ना कि एक ड्रॉप पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। हाँ सर, ये तो हम लोग कई बार बनाया है। स्फेरिकल ड्रॉप है तो स्मॉल ड्रॉप का डेंसिटी है तो सिग्मा पाँव पे एस लिख दे रहे हैं। पाँव पर लिखना, ये नहीं कि बगल में बड़ा सा लिख देना। सिग्मा पाँव पर एस, सिग्मा पाँव पर एस का मतलब कहने का हुआ कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप, छोटा वाले ड्रॉप का डेंसिटी कितना लिखे बाबू, तो चार्ज Q और एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने वैल्यू नहीं लिखा, बाद में जरूरत पड़ेगा तो डाल देंगे। अभी मैंने इतना लिख दिया कि हर एक पर चार्ज Q है, हर एक का रेडियस स्मॉल r है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसा 64 ड्रॉप मिल करके एक
बड़ा ड्रॉप बनाया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस क्या 64 आर हो जाएगा? मान लेते हैं कि एक का रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर था तो सारा रेडियस 64 बार मिलेगा तो 64 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलेंगे नहीं सर, ऐसा कोई लॉ थोड़ी है, कंजर्वेशन ऑफ रेडियस थोड़ी कुछ होता है, इसका रेडियस क्या होगा नहीं पता। तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस कैपिटल आर। हाँ सर, चार्ज कंजर्व है, ये हम लोग पढ़ा है, चार्ज कंजर्व है। अगर एक स्फेयर पर मान लेते हैं कि 2 कूलम था तो इस पर 2 कूलम, इस पर 2 कूलम, इस पर 2 कूलम, तो सारा मिल करके 64 पर 128 कूलम हो गया। तो यहां अगर 128 कूलम है टोटल, तो ये कन्फर्म है सर कि यहां भी चार्ज 128 कूलम होगा। चार्ज कंजर्व है। रेडियस के बारे में ये बात नहीं बोल सकते हैं, लेकिन चार्ज बिल्कुल कंजर्व क्वांटिटी है, तो इस पर चार्ज कैपिटल क्यू मानो, और कैपिटल क्यू हो गया एन इंटू क्यू। एन हो गया कितना ड्रॉप है, और एक ड्रॉप पर चार्ज क्यू है, तो टोटल चार्ज इस तरफ एन क्यू हो गया ना, और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इधर भी एन क्यू रह जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? इट इज बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन नेचर ऑफ चार्ज। आओ, प्रॉब्लम रेडियस क्रिएट कर रहा है, तो इसके लिए एक सिंपल मेंसुरेशन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं मान के पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों का मैथ से बहुत डर रहा था कुछ लोगों का। चलो सिंपल वे में समझो। एक बात बताओ, अगर ये 1 लीटर का बोतल है मिनरल वाटर, 1 लीटर का मिनरल वाटर का बोतल है, 1 लीटर का बोतल, ये भी 1 लीटर का बोतल, ये भी 1 लीटर का बोतल, ये भी 1 लीटर का बोतल, तो इधर कितना लीटर का बोतल हुआ? तो बिल्कुल सही 64 लीटर। ये साढ़े 64 लीटर को अगर एक बाल्टी में भर दोगे तो वो कितना लीटर पानी भरा उसमें? बोलेंगे 64 लीटर, क्योंकि वॉल्यूम जो है लिक्विड और सॉलिड का बदलता नहीं है। ये आप लोग बहुत जूनियर क्लास में पढ़े हैं कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब कुछ लोग सोचे लगता है सर ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम कहां से एंट्री मार लिया? अरे सरफेस तो स्फीयर के पास है, स्फीयर के पास वॉल्यूम भी तो होता है, और यहां मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थोड़ी बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं कि जितना वॉल्यूम इनिशियल होगा उतना ही वॉल्यूम फाइनल होगा, वॉल्यूम बदलने वाला नहीं है। तो बोलेंगे एज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो बताओ शुरू में टोटल वॉल्यूम कितना? तो एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, एक स्फीयर का इतना, और ऐसा कितना स्फीयर है? तो 64 स्फीयर है, तो 64 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं 64 के जगह पे n का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप इसको दोबारा बनाना और नंबर का इस्तेमाल करके मुझे बना के सेंड करना कि यहाँ पे 64 क्यों कर देना, यहाँ पर 64 कर देना। तो ये हुआ इनिशियल वॉल्यूम, और जितना अलग अलग मिलके टोटल था कंबाइंड हो करके जब बड़ा वॉल्यूम बनेगा तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये भी 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम कंफर्म है वही रहेगा।
तो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल। इस तरह से हमें रिलेशन निकलेगा स्मॉल आर में और कैपिटल आर में, और यही कॉन्सेप्ट आगे कई बार काम आएगा, कई टॉपिक में काम आएगा। तो चलो, मुझे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन चाहिए, तो एक काम करते हैं, इधर भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो पावर में, और इधर भी वही करो तो ये कैंसिल हो गए। इस तरफ इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो कैपिटल आर इक्वल टू एन पे पावर 1/3 इंटू आर पे पावर 3 इंटू 1/3, तो ये तो कैंसिल, मतलब कैपिटल आर इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉप्स पे पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो चलो अगले पेज में हम लोग इस बात को एक बार लिख लेते हैं कि हमें रिलेशन निकला बड़ा वाले स्फेयर और छोटा वाले स्फेयर के रेडियस में के कैपिटल आर इक्वल टू एन पे पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। अब एन के जगह पे मैं अगर 64 डाल दूं थोड़ा देर के लिए, तो 64 पे पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, और 64 को तो लिखा जा सकता है ना 4 का क्यूब। तो हमको कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन आया कि जो बड़ा वाला स्फेयर का रेडियस है वो छोटा के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा होगा। सोचो अगर 27 देता तो 3 का क्यूब कर देते तो 3 गुना ज़्यादा होता। खैर जो भी दे, तो बड़ा वाले स्फेयर का डेंसिटी क्या होगा, तो आइए बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर स्फेयर। तो बिगर स्फेयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी, उस पर चार्ज बाय उसका एरिया 4πr²। और वैल्यू डालो, Q के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 64Q, लेकिन चलो मैं तो आपको N के टर्म में सिखा रहा हूं, तो NQ लिख दिया, और कैपिटल R के जगह पर N पर पावर 1/3 इंटू स्मॉल r का होल स्क्वायर। अगर 64 लिखोगे तो यहाँ पे तो 4r का होल स्क्वायर हो जाएगा। खैर, तो बड़े वाले ड्रॉप का डेंसिटी हो गया NQ/4π n पे पावर से मल्टीप्लाई होता है तो 2/3, और यहाँ r का स्क्वायर हो गया ये। तो ये डेंसिटी हो गया बड़े वाले ड्रॉप का। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर नीचे n है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो एक लाइन और। तो बड़े वाले स्फेयर का चार्ज का डेंसिटी होगा Q/4πr², n पर पावर 1 है, और ये ऊपर जाएगा तो पावर -2/3 हो जाएगा। तो Q/4πr² n 1 - 2/3, तो 1 - 2/3 आपको 1/3 आ जाएगा। तो आप ध्यान दो, ये हिस्सा आप ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 में निकाले हुए हैं। ये हम लोगों का सरफेस चार्ज डेंसिटी स्मॉल स्फेयर का था, ब्रैकेट वाला हिस्सा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉल स्फेयर इनटू नंबर ऑफ ड्रॉप्स पे पावर 1/3।
और आपसे पूछा गया था कि हाउ द इलेक्ट्रिफिकेशन विल चेंज, हाउ द सरफेस चार्ज डेंसिटी विल चेंज। इसका मतलब है कि आपको रेशियो निकालना है। तो देखो, इसको नीचे ले आओ, इसको छोड़ दो इधर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर स्फेयर टू द स्मॉलर स्फेयर का रेशियो n पे पावर 1/3:1। वैल्यू पुट कर दो। 64 पर पावर 1/3:1। 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तो ये आंसर आ जाएगा 4:1। मीन्स द इलेक्ट्रिफिकेशन will change in the ratio of 4:1।